दोपहर की धूप राजस्थान की उस सुनसान हाईवे पर आग की तरह बरस रही थी। हवा में रेत तैर रही थी और सड़क किनारे खड़े ट्रकों की लंबी कतार किसी अनदेखे डर की गवाही दे रही थी। पुलिस की जीप बीच सड़क पर तिरछी खड़ी थी, मानो रास्ता रोकना ही उसका असली काम हो। एक बूढ़ा किसान अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर टिफिन का डिब्बा बांधे खेत की ओर जा रहा था, लेकिन उसे रोक लिया गया। इंस्पेक्टर विक्रम चौहान ने अपनी लाठी हवा में घुमाते हुए कहा, कितनी बार कहा है, बिना हेलमेट के निकलोगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। यहां कानून मैं हूं। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, साहब, गलती हो गई। खेत में मजदूर इंतजार कर रहे हैं। जितना नियम में है उतना चालान काट लीजिए। विक्रम के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान फैल गई। नियम मुझे मत सिखा। 20,000 निकाल, नहीं तो गाड़ी जब्त। आसपास खड़े सिपाही हंस पड़े। भीड़ खड़ी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़े। अपमान का वह क्षण सिर्फ जुर्माना नहीं था, वह इज्जत कुचलने का प्रदर्शन था। उसी समय दूर से एक तेज रफ्तार बाइक आती दिखी। धूल का गुबार उसके पीछे उठ रहा था। बाइक अचानक ब्रेक लगाकर रुकी। हेलमेट नहीं था। सादी जीन्स और हल्की जैकेट में एक युवती उतरी। उसकी आंखों में जल्दबाजी थी, लेकिन आवाज शांत। साहब, मुझे जल्दी जाना है। चालान काटना है तो नियम के अनुसार काटिए, पर रास्ता रोक कर वसूली मत कीजिए। विक्रम ने उसे सिर से पैर तक देखा, जैसे किसी चुनौती को नाप रहा हो। अरे वाह, अब तुम हमें सिखाओगी कानून। पहले हेलमेट नहीं पहना, ऊपर से ज्ञान दे रही हो। युवती ने बूढ़े की ओर देखा, जो अब भी हाथ जोड़कर खड़ा था। इनसे जितना बनता है उतना ही लीजिए। डराकर पैसे लेना गलत है। विक्रम के चेहरे का रंग बदल गया। उसके लिए यह सिर्फ बहस नहीं थी, यह उसके सामने उसकी सत्ता को ललकारना था। वह 2 कदम आगे बढ़ा। नाम क्या है तुम्हारा? उसने तीखी आवाज में पूछा। युवती ने जवाब देने में एक पल लिया, जैसे सोच रही हो कि पहचान बताना जरूरी है या नहीं। आर्या, उसने बस इतना कहा। पूरा नाम बोल। विक्रम गरजा। क्यों? क्या चालान नाम देखकर काटोगे? उसके स्वर में न तकरार थी न डर, बस सीधी बात। आसपास खड़े लोग सांस रोके देख रहे थे। विक्रम ने लाठी जमीन पर पटकी। तुम्हें पता भी है किससे बात कर रही हो? मंत्री रघुवीर मल्होत्रा का इलाका है यह। यहां बिना इजाजत पत्ता नहीं हिलता। आर्या की आंखें क्षण भर के लिए सख्त हुईं। कानून मंत्री का नहीं होता, देश का होता है, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। भीड़ में हलचल हुई। किसी ने फुसफुसाकर कहा, छोड़ दो बिटिया, ये लोग बड़े ऊपर तक जुड़े हैं। बूढ़ा किसान आगे बढ़ा, बेटा तुम चली जाओ, ये लोग नहीं मानेंगे। आर्या ने उसकी ओर देखा, जैसे उसके शब्दों में छिपे डर को समझ रही हो। फिर उसने जेब से अपना वॉलेट निकाला। नियम के अनुसार जितना जुर्माना है उतना लिखिए। विक्रम ने कागज फाड़ते हुए कहा, अब तेरे लिए नियम बदलेंगे। 5,000 का चालान। आर्या ने सीधा जवाब दिया, गलत रकम लिखोगे तो मैं साइन नहीं करूंगी। यह सुनते ही विक्रम का अहंकार भड़क उठा। हवलदार, गाड़ी साइड में लगाओ और इसे नीचे उतारो। महिला पुलिस कहां है? आर्या ने सख्त आवाज में पूछा। तुम्हें छूने का अधिकार सिर्फ महिला कांस्टेबल को है। यह सुनकर सिपाहियों के चेहरों पर असहजता आ गई। विक्रम ने हंसते हुए कहा, यहां नियम मैं तय करता हूं। बहुत बोल रही है। उसने हाथ बढ़ाकर आर्या की कलाई पकड़नी चाही। उसी क्षण उसकी पकड़ से पहले ही आर्या ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में अब जल्दबाजी नहीं थी, एक ठंडी स्थिरता थी। मैंने आखिरी बार कहा है, कानून के अनुसार कार्रवाई कीजिए, उसने धीमे कहा। उस शांति ने विक्रम को और चिढ़ा दिया। हथकड़ी लाओ, विक्रम ने आदेश दिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। बूढ़ा किसान चिल्लाया, साहब, लड़की है। विक्रम ने उसे धक्का दिया। चुप रह बुड्ढे, ज्यादा बोलोगे तो अंदर कर दूंगा। धूप और तेज लगने लगी। आर्या ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, जैसे अपने भीतर कुछ स्थिर कर रही हो। उसे सुबह का फोन याद आया, सीमा पर तनाव की खबर। उसे वहां पहुंचना था। हर मिनट की कीमत थी। लेकिन सामने जो हो रहा था वह भी एक सीमा थी, अंदर की सीमा। हथकड़ी उसकी कलाई में ठंडी धातु की तरह चुभी। भीड़ की आंखों में डर, शर्म और अपराधबोध मिला जुला था। विक्रम ने विजयी भाव से कहा, अब समझ आएगा किससे टकराई हो। आर्या ने उसकी ओर देखा।
टकराव अभी शुरू हुआ है, उसने बहुत धीरे कहा, इतना कि सिर्फ पास खड़े सिपाही ने सुना। वह पल साधारण नहीं था, वह एक रेखा थी जिसे पार कर लिया गया था। जीप चल पड़ी। बूढ़ा किसान सड़क के बीच खड़ा रह गया, उसकी आंखों में आंसू थे। दूर खड़ा एक जवान जो छुट्टी पर घर जा रहा था, यह सब देख रहा था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला, कुछ नंबर डायल किया, फिर रुक गया। क्या करे? क्या यह उसका मामला था? जीप में बैठी आर्या खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी सांसें नियंत्रित थीं, लेकिन मन में तूफान था। उसने खुद से कहा, अगर मैं चुप रही तो यह रोज होगा। जीप के अंदर विक्रम ने ताना मारा, अब बताओ, कहां जा रही थी इतनी जल्दी? आर्या ने सीधा जवाब दिया, जहां मुझे जाना जरूरी है। आर्मी में हो क्या? एक सिपाही ने डरते डरते पूछा। विक्रम ने उसे घूरा, डर मत, सब एक जैसे होते हैं। आर्या ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी अब हथियार बन चुकी थी। विक्रम ने फोन निकाला और किसी को कॉल किया। सर, एक लड़की है, ज्यादा अकड़ दिखा रही है। लगता है किसी बड़ी पोस्ट की होगी, पर हम संभाल लेंगे। फोन के दूसरी तरफ से धीमी हंसी आई। ले आओ, आवाज आई, देखते हैं। जीप धूल उड़ाती आगे बढ़ती रही। सड़क पर खड़े लोग बिखर गए, लेकिन फुसफुसाहट फैल चुकी थी। कौन थी वो? किसकी बेटी होगी? इतनी हिम्मत? बूढ़ा किसान वहीं बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आकाश की ओर देखा। भगवान, इस बच्ची की रक्षा करना। दूर खड़ा जवान आखिरकार फोन मिलाता है। सर, यहां कुछ गलत हुआ है। उसकी आवाज में हिचक थी, लेकिन दृढ़ता भी। जीप में आर्या ने हथकड़ी की ठंडक महसूस की। उसे याद आया जब उसने पहली बार वर्दी पहनी थी। पिता ने कहा था, सम्मान छीनना नहीं, बचाना। आज वही शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे। उसने खुद से वादा किया कि यह अपमान सिर्फ उसका नहीं रहेगा, यह सवाल बनेगा। विक्रम अब भी आत्मविश्वास में था। उसे यकीन था कि सत्ता का हाथ उसके सिर पर है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसने किसे रोका है और किस सीमा को पार कर लिया है। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था, लेकिन उस दिन की तपिश कम नहीं हुई थी। वह तपिश अब सिर्फ मौसम की नहीं थी, वह एक आने वाले तूफान की प्रस्तावना थी। एक साधारण सी लगने वाली रुकावट, एक दिखावटी चालान, एक हथकड़ी, इन सब ने मिलकर ऐसी चिंगारी जला दी थी जो सिर्फ एक सड़क या एक जिले तक सीमित नहीं रहने वाली थी। और जीप के भीतर बैठी वह युवती, जिसकी आंखों में अब शांत आग जल रही थी, जानती थी कि यह कहानी यहीं नहीं रुकेगी। जीप धूल उड़ाती हुई शहर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उस सफर में सिर्फ दूरी तय नहीं हो रही थी, एक खाई और गहरी हो रही थी। कैप्टन आर्या सिंह की कलाई में बंधी हथकड़ी धूप की बची हुई गर्मी से तप रही थी। वह खिड़की के बाहर देख रही थी, जहां रेगिस्तान की रेत शाम की हवा में धीमे धीमे उड़ रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, पर भीतर कई परतों में विचार चल रहे थे। उसे सीमा पर मिली सुबह की सूचना याद थी, तनाव की स्थिति, तैनाती की तैयारी, हर मिनट की अहमियत। उसे वहां होना चाहिए था। लेकिन इस समय देश की एक और सीमा उसके सामने थी, कानून और सत्ता के बीच की सीमा। इंस्पेक्टर विक्रम चौहान ने पीछे मुड़कर उसे देखा। अब बोलो, इतनी जल्दी कहां जाना था? अभी तो वक्त ही वक्त है। उसकी आवाज में वही घमंड था, वही भरोसा कि इस खेल में बाजी उसी के हाथ में है। आर्या ने शांत स्वर में कहा, आपको जितना पूछना है, कानून के दायरे में पूछिए। विक्रम हंसा। कानून? यहां कानून मेरी जेब में है। उसने जेब थपथपाई, जैसे सचमुच कोई दस्तावेज वहां रखा हो। बाकी सिपाही चुप थे। उन्हें अब थोड़ा शक होने लगा था। जिस तरह लड़की ने महिला पुलिस का नियम याद दिलाया था, जिस तरह उसने रकम पर सवाल उठाया था, वह साधारण नहीं थी। उधर हाईवे पर खड़ा बूढ़ा किसान अब भी हिला नहीं था। कुछ लोग उसके पास आए। चाचा, घर जाइए, उसने धीमे से कहा। वो बिटिया अकेली है, वो ठीक नहीं करेंगे उसके साथ। उसकी आंखों में बेबसी थी। तभी वही जवान, जिसने दूर से सब देखा था, उसके पास आया। उसने अपना परिचय दिया, सूबेदार लखन सिंह, छुट्टी पर घर आया हुआ। उसने चाचा से पूरी घटना सुनी। क्या उसने सच में कहा कि वो बॉर्डर जा रही है? बूढ़े ने सिर हिलाया। बार बार कह रही थी, पर इन लोगों ने नहीं सुना।
लखन का चेहरा गंभीर हो गया। वह समझ गया कि मामला सिर्फ चालान का नहीं है। लखन ने तुरंत अपने यूनिट के एक अधिकारी को फोन मिलाया। सर, यहां एक लड़की को पुलिस उठा ले गई है। शक है कि वह हमारी ही अधिकारी हो सकती है। दूसरी तरफ से कुछ सवाल आए। नाम? सर, उसने आर्या कहा। फोन के उस पार क्षण भर की चुप्पी छा गई। कैप्टन आर्या सिंह? आवाज में अचानक तीखापन आया। संभव है सर, लोकेशन भेजो तुरंत। इधर जीप शहर के बाहरी हिस्से में पहुंच चुकी थी। विक्रम ने फोन पर किसी से बात की। सर, लड़की अकड़ दिखा रही है। लगता है किसी बड़े घर की है, पर हमने काबू में कर लिया है। फोन के उस पार मंत्री रघुवीर मल्होत्रा की आवाज आई। ले आओ, देखते हैं कितनी बहादुर है। विक्रम ने संतोष की सांस ली। उसे भरोसा था कि मंत्री का नाम ही काफी है। सर, कहीं आर्मी? उसने आधा वाक्य कहा। मंत्री ने हंसते हुए काट दिया। अगर आर्मी भी होगी तो देख लेंगे। यहां राजनीति चलती है, फौज नहीं। आर्या ने यह सब सुना। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर उसके भीतर एक निर्णय आकार लेने लगा। वह जानती थी कि इस स्थिति से निकलना सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान का सवाल नहीं है। अगर वह झुक जाती, अगर वह चुप रह जाती, तो वही सिस्टम और मजबूत होता जो आम लोगों को रोज डराता है। उसे अपने प्रशिक्षण के दिन याद आए। रेगिस्तान की कठोर ड्रिल, रात की गश्त और वह शपथ कि देश की रक्षा हर परिस्थिति में करनी है। क्या देश की रक्षा सिर्फ सीमा पर होती है, या वहां भी जहां कानून का नाम लेकर अत्याचार हो? उधर जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी के दफ्तर में फाइलों के बीच एक कॉल आया। सर, हाईवे पर पुलिस ने एक महिला को गलत तरीके से हिरासत में लिया है। मामला गंभीर हो सकता है। डीएम ने पहले इसे सामान्य शिकायत समझा, लेकिन जैसे जैसे जानकारी आई, उनका चेहरा बदलने लगा। नाम क्या है? संभावना है कैप्टन आर्या सिंह। डीएम कुर्सी से उठ खड़े हुए। पुष्टि करो और पुलिस लाइन से रिपोर्ट मंगाओ। जीप अब मंत्री के बंगले की ओर मुड़ चुकी थी। शाम का अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा था। बड़े गेट के सामने सुरक्षाकर्मी खड़े थे। विक्रम ने उतरकर कहा, लाओ, उतारो इसे। हथकड़ी अब भी आर्या की कलाई में थी। उसने चारों ओर देखा। ऊंची दीवारें, भीतर की चुप्पी और सत्ता की ठंडी गंध। उसे एहसास हुआ कि यह जगह कानून से ज्यादा प्रभाव में विश्वास करती है। अंदर ले जाते हुए एक सिपाही ने धीमे से पूछा, मैडम, आप सच में आर्मी में हैं? आर्या ने उसकी ओर देखा। अगर हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? तुमने जो किया वो सही था? सिपाही ने नजरें झुका लीं। उसके मन में पहली बार अपराधबोध ने दस्तक दी। बंगले के भीतर मंत्री रघुवीर मल्होत्रा आराम कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने आर्या को ऊपर से नीचे तक देखा। तो तुम हो वो बहादुर लड़की? उन्होंने व्यंग्य से कहा। बहादुरी और गुस्ताखी में फर्क होता है। आर्या सीधी खड़ी रही। गुस्ताखी कानून तोड़ने में होती है, सवाल पूछने में नहीं। मंत्री की आंखों में एक पल के लिए चिंगारी सी चमकी। तुम्हें पता भी है तुम कहां खड़ी हो? हां, उसने शांत स्वर में कहा। मैं वहीं खड़ी हूं जहां कानून खड़ा होना चाहिए। मंत्री ने हाथ हिलाया। हथकड़ी खोल दो। विक्रम चौंका, पर आदेश मानना पड़ा। हथकड़ी खुलते ही आर्या ने अपनी कलाई सीधी की। निशान लाल पड़ चुके थे। मंत्री आगे झुके। देखो बेटी, समझदारी इसी में है कि मामला यहीं खत्म हो जाए। तुम चली जाओ, हम भूल जाएंगे। तुम भी भूल जाओ। आर्या ने सीधा जवाब दिया। भूलना आसान है, बदलना मुश्किल, पर मैं भूलने नहीं आई। उधर सूबेदार लखन और उसकी यूनिट के दो जवान तेजी से शहर की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन साथ ही दृढ़ता भी। लखन ने कहा, अगर वो सच में कैप्टन हैं, तो यह सिर्फ उनका मामला नहीं है। उसके साथ बैठे जवान ने सिर हिलाया। सर, फिर यह हमारे पूरे विभाग का मामला है। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को फोन किया। तुरंत बताइए, हाईवे पर क्या हुआ? उधर से हिचकिचाहट भरा जवाब आया। सर, एक सामान्य चेकिंग थी। डीएम ने सख्ती से कहा। मुझे सामान्य जवाब नहीं चाहिए। अगर यह सच है कि एक महिला अधिकारी को बिना महिला पुलिस के हिरासत में लिया गया है, तो यह गंभीर अपराध है। बंगले के भीतर माहौल भारी हो चुका था। मंत्री ने आखिरी बार समझाने की कोशिश की।
तुम्हें अंदाजा नहीं है राजनीति कैसे काम करती है। आर्या ने धीरे से कहा, आपको अंदाजा नहीं है कर्तव्य कैसे काम करता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम के माथे पर पसीना आ गया था। उसे अब एहसास होने लगा था कि शायद उसने गलत चाल चल दी है। बाहर अचानक गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। सुरक्षाकर्मी सतर्क हो गए। विक्रम खिड़की की ओर भागा। गेट के बाहर सेना की जीप दिखाई दे रही थी। उसके पीछे एक सरकारी गाड़ी भी थी। लखन उतर चुका था। उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी, पर रुकने का इरादा भी नहीं था। मंत्री ने भौहें सिकुड़ लीं। कौन है? विक्रम ने हकलाते हुए कहा। सर, लगता है आर्मी। मंत्री ने पहली बार असहजता महसूस की। उन्होंने खुद को संभाला। देखते हैं। दरवाजा खुला। लखन अंदर आया। उसने आर्या को देखा, फिर मंत्री और विक्रम की ओर। कैप्टन, आप ठीक हैं? उसकी आवाज में सम्मान था। कमरे का संतुलन बदल चुका था। आर्या ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। वह पल सिर्फ एक अधिकारी का आगमन नहीं था। वह संकेत था कि अब यह मामला बंद कमरे की बातचीत से आगे बढ़ चुका है। जिलाधिकारी भी पीछे पीछे पहुंचे। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, मंत्री जी, हमें कुछ स्पष्टीकरण चाहिए। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति समझ चुका था कि अब बात दबने वाली नहीं। बाहर मीडिया की एक गाड़ी भी पहुंच चुकी थी। किसी ने खबर लीक कर दी थी। आसमान में रात उतर चुकी थी, लेकिन बंगले के भीतर रोशनी तेज हो गई थी। आर्या ने एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि असली संघर्ष अभी बाकी है, पर अब वह अकेली नहीं थी। हाईवे की वह चिंगारी शहर तक पहुंच चुकी थी। सिस्टम जो खुद को अजेय समझता था, पहली बार सवालों के घेरे में था। और यह सिर्फ शुरुआत थी। बंगले के भीतर हवा भारी थी, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। सूबेदार लखन सिंह की वर्दी पर जमी धूल अभी बैठी भी नहीं थी कि कमरे का संतुलन पूरी तरह बदल चुका था। इंस्पेक्टर विक्रम चौहान की आवाज, जो कुछ देर पहले तक ऊंची और आत्मविश्वास से भरी थी, अब धीमी पड़ने लगी थी। मंत्री रघुवीर मल्होत्रा अपनी कुर्सी पर टिके रहे, पर उनकी उंगलियां टेबल पर अनजाने में थाप दे रही थीं, एक बेचैनी जो वे छिपाना चाह रहे थे। लखन ने सीधा आर्या की ओर देखा। कैप्टन, किस अधिकार से आपको हिरासत में लिया गया? उसका स्वर संयत था, पर भीतर उबाल साफ था। आर्या ने उत्तर देने से पहले कमरे में खड़े हर व्यक्ति को देखा। बिना महिला पुलिस के, बिना सही चालान और बिना कानूनी प्रक्रिया के। उसने स्पष्ट कहा। जिलाधिकारी भी अब अंदर आ चुके थे। उन्होंने विक्रम से पूछा, क्या यह सच है? विक्रम ने शब्द खोजने की कोशिश की। सर, बस नियमित जांच थी। लड़की बहस कर रही थी। लखन ने बीच में ही कहा, बहस करना अपराध नहीं होता। सर, कमरे में तनाव की एक और परत चढ़ गई। लखन के साथ आए दो जवान दरवाजे के पास खड़े थे। उनकी आंखों में आक्रोश था। उनमें से एक ने धीरे से कहा, सर, आदेश दें तो अभी। उसका वाक्य अधूरा रह गया, पर आशय साफ था। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। मंत्री ने कठोर स्वर में कहा, यह मेरा घर है, यहां कोई तमाशा नहीं होगा। उसी क्षण लखन की मुट्ठी कस गई। तमाशा तो आपने सड़क पर किया था, उसने पहली बार तीखे स्वर में कहा। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, अपमान की चोट थी। वह आगे बढ़ा, मानो विक्रम की कॉलर पकड़ लेगा। जवानों की सांसें तेज हो गईं। एक पल के लिए लगा कि अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, लेकिन उसी पल आर्या की आवाज गूंजी, रुक जाओ, सूबेदार। उसका स्वर ऊंचा नहीं था, पर उसमें ऐसा आदेश था जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता। लखन ठिठक गया। उसने आर्या की ओर देखा। उसकी कलाई पर हथकड़ी के लाल निशान अब भी दिख रहे थे। मैडम, इन्होंने, उसने कहना चाहा। आर्या ने बीच में ही कहा, मैं जानती हूं इन्होंने क्या किया, पर हम वही करेंगे जो सही है। लखन की आंखों में असमंजस था। सही, मैडम, ये लोग हमारे साथ? उसके भीतर सैनिक का क्रोध उफान मार रहा था। उसने सीमा पर दुश्मनों का सामना किया था। वहां दुश्मन सामने होता था, साफ दिखाई देता था। लेकिन यहां वर्दी में छिपा अन्याय था। उसके लिए यह और भी असहनीय था। आर्या ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अगर हम भी गुस्से में वही करें जो ये करते हैं, तो फर्क क्या रह जाएगा? उसकी आवाज में कठोरता नहीं, गहराई थी। हम कानून की रक्षा के लिए हैं, बदले के लिए नहीं।
कमरे में खामोशी छा गई। जिलाधिकारी ध्यान से यह संवाद सुन रहे थे। मंत्री के चेहरे पर असहज मुस्कान थी, जैसे उन्हें उम्मीद थी कि सेना के जवान आवेश में गलती करेंगे और वही उनका बचाव बन जाएगा। लखन ने दांत भींचे। मैडम, इन्होंने आपको हथकड़ी लगाई, धमकाया? उसकी आवाज कांप रही थी। आर्या ने उसकी ओर देखा। हाँ, और यही उनकी गलती है, पर हमारी गलती नहीं बननी चाहिए। यह वह क्षण था जब शक्ति उनके हाथ में थी। अगर वे चाहते तो अभी मंत्री और विक्रम को घसीट कर बाहर ले जा सकते थे। मीडिया गेट पर थी, जनता समर्थन देती। पर क्या वह न्याय होता या सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन? विक्रम ने राहत की सांस ली, पर उसकी आंखों में डर साफ था। मंत्री ने कहा, देखिए, बात को यहीं खत्म कीजिए। गलतफहमी थी। जिलाधिकारी ने सख्ती से कहा, गलतफहमी नहीं, प्रक्रिया का उल्लंघन है। उन्होंने अपने स्टाफ को इशारा किया। पूरा विवरण लिखित में चाहिए। आर्या ने धीमे स्वर में कहा, मैं चाहती हूं कि यह मामला दर्ज हो, पूरी जांच हो, किसी पर हाथ उठाकर नहीं, बल्कि कानून के तहत। यह सुनते ही मंत्री की मुस्कान फीकी पड़ गई। उन्हें उम्मीद थी कि मामला या तो दब जाएगा या आवेश में बिगड़ जाएगा, पर यह रास्ता उनके लिए ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इसमें दस्तावेज, गवाही और प्रक्रिया शामिल थी। लखन अभी भी भीतर से उबल रहा था। वह दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे अपने प्रशिक्षण की याद आई। अनुशासन, आदेश, नियंत्रण। सीमा पर गोली चलाने से पहले भी नियम होते हैं, यहां भी होंगे। उसने गहरी सांस ली। जी मैडम, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में सम्मान था, और उस सम्मान में अपनी भावनाओं पर विजय भी। बाहर मीडिया का शोर बढ़ने लगा था। कैमरे गेट के पास जुट चुके थे। किसी ने खबर फैला दी थी कि एक महिला सेना अधिकारी को पुलिस ने गलत तरीके से रोका। जिलाधिकारी ने सुरक्षा को निर्देश दिया, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, सब कुछ प्रक्रिया के अनुसार होगा। यह वाक्य मंत्री के लिए सबसे असुविधाजनक था। प्रक्रिया। विक्रम अब तक चुप था। उसने धीमे से कहा, सर, हमने तो बस आदेश का पालन किया। मंत्री ने उसे घूरा, मानो उसे चुप रहने की चेतावनी दे रहे हों। आर्या ने यह देखा। उसने कहा, आदेश अगर गलत हो तो उसका पालन भी अपराध होता है। यह वाक्य कमरे में तैर गया। लखन ने पहली बार हल्की मुस्कान महसूस की, न संतोष की, बल्कि इस बात की कि बात सही दिशा में जा रही है। जिलाधिकारी ने घोषणा की, प्राथमिक जांच शुरू होगी। इंस्पेक्टर चौहान, आपको अभी के लिए निलंबित किया जाता है। यह सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर, वह चिल्लाया। मंत्री ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, यह जल्दबाजी है, लेकिन डीएम ने सख्ती से कहा, यह प्रशासनिक निर्णय है। लखन के भीतर फिर एक लहर उठी। वह आगे बढ़ सकता था, पर अब उसकी जरूरत नहीं थी। न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। आर्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आभार था, पर साथ ही एक संदेश भी, यह सिर्फ शुरुआत है। कमरे के बाहर फ्लैश चमक रहे थे। मीडिया ने सवाल उछालने शुरू कर दिए थे। क्या एक सेना अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार हुआ? क्या मंत्री का नाम इसमें जुड़ा है? मंत्री ने अपनी मुद्रा संभालने की कोशिश की। यह सब गलतफहमी है, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में वह ठसक नहीं थी जो कुछ घंटे पहले थी। आर्या ने जिलाधिकारी से कहा, मैं बयान दूंगी, पर पहले आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज हो। यह उसकी नैतिक परीक्षा का दूसरा चरण था। वह चाहती तो मीडिया के सामने भावनात्मक बयान देकर माहौल भड़का सकती थी, पर उसने संयम चुना। उसने बदला नहीं, व्यवस्था को जवाबदेह बनाने का रास्ता चुना। लखन बाहर निकला। उसने आकाश की ओर देखा। रात गहरी हो चुकी थी। उसे लगा जैसे सीमा की चौकी पर खड़ा हो। फर्क बस इतना था कि यहां दुश्मन दिखाई नहीं देता, बल्कि वर्दी और कुर्सी के पीछे छिपा होता है। उसने खुद से कहा, आज हमने गोली नहीं चलाई, पर एक लड़ाई जीत ली। बंगले के भीतर मंत्री पहली बार सचमुच अकेले महसूस कर रहे थे। उनके फोन लगातार बज रहे थे। पार्टी के लोग सवाल पूछ रहे थे। विक्रम कुर्सी पर बैठ गया था, माथे पर पसीना। उसे समझ आ गया था कि उसने जिस शक्ति पर भरोसा किया था, वही अब उसके खिलाफ खड़ी हो सकती है। आर्या ने अपनी कलाई के निशान देखे। दर्द हल्का था, पर प्रतीक गहरा। उसने सोचा, यह चोट निजी नहीं है। यह उस हर व्यक्ति की चोट है
जो सड़क पर अपमानित होता है। और आज उसने तय कर लिया था कि इस चोट का जवाब बदले से नहीं, बल्कि कानून से दिया जाएगा। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति समझ चुका था कि कहानी अब किसी एक शाम की नहीं रही, यह एक उदाहरण बनने जा रही थी। और उस उदाहरण की नींव गुस्से से नहीं, संयम से रखी जा रही थी। यही वह मोड़ था जहां शक्ति का उपयोग करना आसान था, पर सही रास्ता चुनना कठिन। आर्या ने कठिन रास्ता चुना, और उसी क्षण पूरे सिस्टम के भीतर एक अदृश्य दरार पड़ चुकी थी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन बंगले के भीतर जागती रोशनी किसी बेचैन मन की तरह टिमटिमा रही थी। बाहर मीडिया का शोर धीरे धीरे कम हो गया था, पर भीतर का तनाव अब भी थमा नहीं था। प्रारंभिक जांच की घोषणा हो चुकी थी। इंस्पेक्टर विक्रम चौहान निलंबित किया जा चुका था, पर असली शक्ति अब भी कुर्सी पर बैठी थी, मंत्री रघुवीर मल्होत्रा। उनके चेहरे पर पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन हार भी नहीं थी। राजनीति में हार मानना सबसे बड़ी भूल होती है, और वह यह भूल नहीं करने वाले थे। कैप्टन आर्या सिंह को बंगले के एक अलग कमरे में बैठने के लिए कहा गया। औपचारिक हिरासत नहीं, पर जाने की अनुमति भी नहीं। यह वही धुंधला क्षेत्र था जहां सत्ता नियमों को खींचकर अपने हिसाब से मोड़ती है। कमरे में एक टेबल, 2 कुर्सियां और एक खिड़की थी, जिसके बाहर अंधेरा फैला था। हथकड़ी खुल चुकी थी, पर कलाई के निशान अब भी जल रहे थे। वह कुर्सी पर सीधी बैठी थी, जैसे किसी पूछताछ में नहीं, बल्कि किसी ड्यूटी पर हो। दरवाजा बंद हुआ। बाहर 2 सुरक्षाकर्मी खड़े कर दिए गए। यह सुरक्षा थी या निगरानी, फर्क समझना मुश्किल नहीं था। आर्या ने आंखें बंद कीं। दिन की घटनाएं परत दर परत सामने आने लगीं। हाईवे पर बूढ़े किसान का कांपता चेहरा, विक्रम की लाठी, हथकड़ी की ठंडक और लखन की आंखों में उबलता गुस्सा। उसने खुद से पूछा, क्या उसने सही किया? क्या संयम कमजोरी समझा जाएगा? लेकिन भीतर से एक स्पष्ट आवाज आई, अनुशासन कमजोरी नहीं, शक्ति है। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। मंत्री अंदर आए। उनके साथ कोई नहीं था। उन्होंने कुर्सी खींचकर सामने बैठते हुए कहा, देखो कैप्टन, मामला जितना बड़ा दिख रहा है, उतना है नहीं। तुम चाहो तो इसे यहीं खत्म कर सकती हो। उनकी आवाज अब कठोर नहीं, बल्कि मुलायम थी, जैसे सौदा प्रस्तावित किया जा रहा हो। आर्या ने सीधा देखा। किस शर्त पर? मंत्री हल्का मुस्कुराए, कोई शर्त नहीं। तुम अपने बयान में लिख दो कि गलतफहमी थी। पुलिस ने नियम के तहत रोका था। मामला शांत हो जाएगा। कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर की घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आर्या ने धीरे से कहा, और जो हुआ वह? मंत्री ने कंधे उचकाए। प्रशासन में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। सबको आगे बढ़ना चाहिए। यह वही पल था जहां उसे निजी अपमान भूलकर आगे बढ़ने का विकल्प दिया जा रहा था। शांत रास्ता, बिना टकराव का रास्ता। लेकिन उसने बूढ़े किसान का चेहरा याद किया। उसने सोचा, अगर वह चुप हो गई तो कल फिर वही होगा। उसने कहा, अगर मैं गलत बयान दूं तो क्या यह छोटी मोटी बात होगी? मंत्री की आंखें संकरी हो गईं। तुम्हें राजनीति समझ में नहीं आती, उन्होंने धीरे कहा। तुम्हारी पोस्टिंग, तुम्हारा भविष्य, सब कुछ दांव पर लग सकता है। यह खुली धमकी नहीं थी, पर संकेत स्पष्ट था। आर्या ने एक क्षण के लिए अपने करियर के बारे में सोचा। सालों की मेहनत, प्रशिक्षण, बलिदान। क्या वह यह सब जोखिम में डाल रही थी? उसने खुद से पूछा, क्या वह सिर्फ एक भावनात्मक निर्णय ले रही है, या यह सच में जरूरी है? यही उसका नैतिक संघर्ष था। सीमा पर गोली चलाना आसान होता है, वहां दुश्मन सामने होता है। यहां दुश्मन प्रस्ताव लेकर बैठा है। मुस्कुराता हुआ मंत्री ने फिर कहा, तुम जवान हो, भविष्य लंबा है। समझदारी यही है कि इसे यहीं छोड़ दो। उन्होंने आगे झुककर जोड़ा, तुम्हें सम्मान मिलेगा, पोस्टिंग भी, पर टकराव से सबको नुकसान होगा। यह वही जाल था जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। व्यक्तिगत लाभ बनाम सार्वजनिक सत्य। आर्या ने अपनी कलाई को देखा। लाल निशान अब हल्के पड़ रहे थे, पर दर्द भीतर था। उसने शांत स्वर में कहा, सम्मान सौदे में नहीं मिलता। सर, मंत्री के चेहरे की नरमी गायब हो गई। सोच लो, उन्होंने कठोरता से कहा, और उठ खड़े हुए। राजनीति में जो टकराता है वह टूटता है। दरवाजा फिर बंद हो गया। कमरे में फिर वही सन्नाटा।
इस बार सन्नाटा भारी था। आर्या ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि यह संघर्ष अब खुला हो चुका है। उसने फोन मांगा, पर सुरक्षाकर्मी ने कहा, आदेश नहीं है। वह मुस्कुराई, यह अस्थायी रोक थी। बाहर प्रक्रिया चल रही थी। जिलाधिकारी ने जांच शुरू कर दी थी। मीडिया सवाल पूछ रही थी, लेकिन राजनीति की पकड़ गहरी होती है। उधर इंस्पेक्टर विक्रम चौहान अपने क्वार्टर में बैठा था। निलंबन का आदेश उसके हाथ में था। उसके मन में डर और क्रोध दोनों थे। उसने सोचा, क्या मंत्री सच में उसे बचाएंगे या जरूरत पड़ने पर बलि का बकरा बना देंगे? उसके वर्षों की वसूली, नेटवर्क, सब याद आने लगे। पहली बार उसे लगा कि जमीन खिसक रही है। रात के दूसरे पहर जिलाधिकारी ने अपने दफ्तर में बैठक बुलाई। मामला संवेदनशील है, उन्होंने कहा। हमें प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से करनी होगी। कुछ अधिकारी हिचकिचाए। सर, मंत्री का नाम जुड़ रहा है, डीएम ने सख्ती से कहा। कानून नाम नहीं देखता। यह कहना आसान था, निभाना कठिन। बंगले के कमरे में बैठी आर्या ने अपने प्रशिक्षण के दिनों को याद किया। रेगिस्तान की रातें, जब तापमान अचानक गिर जाता था और शरीर ठंड से कांपता था। प्रशिक्षक ने कहा था, सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। आज वही हो रहा था। उसे गुस्सा था, अपमान था, लेकिन उसे नियंत्रित रखना था। अगर वह भावनाओं में बह जाती तो मंत्री का काम आसान हो जाता। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से भीतर आई। रात बिना नींद के बीती थी। दरवाजा खुला। इस बार जिलाधिकारी खुद आए। कैप्टन, आपका बयान दर्ज करना है। उनकी आवाज औपचारिक थी, पर सम्मान भी था। आर्या खड़ी हुई। मैं तैयार हूं। मंत्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। शायद रणनीति बदल रही थी। बयान दर्ज करते समय हर शब्द महत्वपूर्ण था। उसने विस्तार से बताया, रोकना, गलत चालान, महिला पुलिस का अभाव, हथकड़ी, बंगले लाना, समझौते का प्रस्ताव। डीएम ध्यान से लिखते रहे। बीच बीच में पूछा, क्या आप दबाव में हैं? उसने स्पष्ट कहा, नहीं। यह शब्द महत्वपूर्ण था, क्योंकि दबाव की बात साबित करना कठिन होता है। बाहर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। खबर फैल चुकी थी। कुछ लोग समर्थन में आए, कुछ जिज्ञासा में। मीडिया अब खुलकर सवाल पूछ रही थी। मंत्री ने प्रेस नोट जारी किया, प्रशासन जांच कर रहा है, हम सहयोग करेंगे। शब्द संतुलित थे, पर भीतर खलबली थी। इसी बीच सेना मुख्यालय से आधिकारिक पत्र आ गया, घटना की स्वतंत्र जांच हो। यह पत्र जिलाधिकारी के लिए ढाल बन गया। अब मामला सिर्फ स्थानीय राजनीति का नहीं रहा था। ऊपर तक नजरें टिक गई थीं, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं था। मंत्री ने अपने कुछ करीबी अधिकारियों को बुलाया। मामला लंबा मत खींचो, उन्होंने कहा। किसी तरह संतुलन बनाओ। यह वही चरण था जहां दबाव, फोन कॉल, सिफारिशें शुरू होती हैं। सिस्टम खुद को बचाने की कोशिश करता है। आर्या को अस्थायी रूप से गेस्ट हाउस में ठहराया गया। वह खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी, क्या उसने सही रास्ता चुना? क्या यह लड़ाई उसे और दूसरों को जोखिम में डाल देगी? उसने अपने पिता का संदेश पढ़ा, सच पर टिके रहो। उसने फोन बंद कर दिया। उसे बाहरी शोर से ज्यादा अपने भीतर की आवाज सुननी थी। यह अध्याय सहने का था। न कोई गिरफ्तारी हुई थी, न कोई सार्वजनिक माफी। सिर्फ प्रक्रिया, बयान और इंतजार। इंतजार सबसे कठिन होता है, क्योंकि उसमें निश्चितता नहीं होती। पर यही इंतजार व्यवस्था को परखता है। सूरज ऊपर चढ़ा आया था। शहर में चर्चा थी, क्या सच में मंत्री फंसेंगे? क्या यह मामला दब जाएगा? सिस्टम अब दो हिस्सों में बंटा था। एक जो बचाना चाहता था, एक जो साफ करना चाहता था। और इस विभाजन के केंद्र में खड़ी थी एक युवा अधिकारी, जिसने बदला नहीं चुना, बल्कि धैर्य चुना। उसे पता था असली परिणाम अभी दूर है, लेकिन उसने एक बात तय कर ली थी, वह पीछे नहीं हटेगी। चाहे राजनीतिक दबाव कितना भी क्यों न हो, चाहे करियर पर खतरा क्यों न हो। क्योंकि अगर इस बार वह झुक गई, तो यह चोट सिर्फ उसकी नहीं रहेगी, यह उस हर व्यक्ति की होगी जो सड़क पर अपमान सहता है। कमरे की खामोशी में उसने खुद से कहा, यह लड़ाई लंबी है। और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि भीतर की थकान के बावजूद उसकी दृढ़ता और मजबूत हो रही है। बाहर की राजनीति अपनी चालें चलेगी, पर भीतर की सीमा वह खुद तय करेगी।
और वह सीमा अब टूटने वाली नहीं थी। सुबह का सूरज शहर पर चढ़ चुका था, लेकिन हवा में एक अलग तरह की हलचल थी। यह सामान्य दिन नहीं था। प्रशासनिक भवन के बाहर मीडिया की गाड़ियां खड़ी थीं, कैमरे सेट हो रहे थे, रिपोर्टर लाइव अपडेट दे रहे थे। पिछले 24 घंटों में मामला स्थानीय घटना से बढ़कर राज्य स्तर की खबर बन चुका था। एक महिला सेना अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार। यह सिर्फ हेडलाइन नहीं थी, यह सवाल था जो हर चैनल पर घूम रहा था। जिलाधिकारी के कार्यालय में आपात बैठक चल रही थी। टेबल पर फाइलें खुली थीं, बयान दर्ज हो चुके थे, वीडियो क्लिप सामने थे हाईवे पर मौजूद। एक युवक ने दूर से मोबाइल पर कुछ दृश्य रिकॉर्ड किए थे। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम की लाठी और उसकी ऊंची आवाज स्पष्ट दिख रही थी। वह दृश्य अब सबूत बन चुका था। कैप्टन आर्या सिंह गेस्ट हाउस से सीधे कार्यालय पहुंची। वह औपचारिक वर्दी में थी, कंधे पर लगे सितारे चमक रहे थे, लेकिन चेहरे पर कोई प्रदर्शन नहीं था। भीतर स्थिरता थी। सूबेदार लखन उसके साथ था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैडम, आज फैसला हो सकता है। आर्या ने शांत उत्तर दिया, फैसला प्रक्रिया करेगी, हम नहीं। दूसरी ओर मंत्री रघुवीर मल्होत्रा अपने आवास पर लगातार फोन कॉल्स में घिरे थे। पार्टी नेतृत्व ने साफ शब्दों में कहा था, मामला गंभीर है, संभालो। राजनीति में समर्थन स्थायी नहीं होता, वह परिस्थिति पर निर्भर करता है। मंत्री समझ चुके थे कि अब केवल प्रभाव से बात नहीं बनेगी, उन्हें सार्वजनिक रूप से सहयोग का नाटक करना होगा। दोपहर तक आदेश आया, प्राथमिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। यह वही क्षण था जहां चीजें बंद कमरों से बाहर आने वाली थीं। प्रशासनिक हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की गई। सामने लंबी टेबल, माइक्रोफोन की कतार और पीछे राज्य का चिन्ह। जिलाधिकारी ने बयान पढ़ना शुरू किया। जांच में पाया गया कि हाईवे पर रोकी गई महिला अधिकारी के साथ प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ। बिना महिला पुलिस के स्पर्श, अनुचित चालान राशि का प्रयास और गैर औपचारिक हिरासत, यह सब प्राथमिक रूप से सत्य पाया गया है। हॉल में फुसफुसाहट फैल गई। फिर वह वाक्य आया जिसने वातावरण बदल दिया। इंस्पेक्टर विक्रम चौहान के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ साथ आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है। कैमरों की फ्लैश तेज हो गईं। बाहर खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। यह पहला कान से है लगत की स्पष्ट कदम था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं थी। एक रिपोर्टर ने सवाल किया, क्या मंत्री का नाम इसमें जुड़ता है? हॉल में सन्नाटा छा गया। जिलाधिकारी ने सावधानी से उत्तर दिया, जांच में यह भी पाया गया है कि संबंधित अधिकारी को मंत्री आवास पर ले जाया गया। इस संदर्भ में विस्तृत पूछताछ की जाएगी। शब्द संयत थे, पर संकेत स्पष्ट। उसी समय बाहर हलचल हुई। पुलिस की एक गाड़ी मंत्री आवास की ओर बढ़ी। कैमरे पीछे पीछे दौड़े। यह दृश्य प्रतीकात्मक था। वही सत्ता जो कल तक दूसरों को बुलाती थी, आज खुद बुलवाई जा रही थी। मंत्री रघुवीर मल्होत्रा ने औपचारिक बयान देने की कोशिश की। मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा, उन्होंने कहा। पर जब उन्हें पूछताछ के लिए औपचारिक नोटिस थमाया गया, उनके चेहरे का रंग बदल गया। यह अब राजनीतिक बहस नहीं, कानूनी प्रक्रिया थी। उधर इंस्पेक्टर विक्रम चौहान को पुलिस लाइन से सीधे हिरासत में लिया गया। वह चिल्लाया, मैंने आदेश का पालन किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी ठसक नहीं थी। कैमरों ने वह दृश्य कैद किया। वही व्यक्ति जो सड़क पर लाठी घुमा रहा था, अब चुपचाप बैठाया जा रहा था। कैप्टन आर्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाहर निकली। मीडिया ने घेर लिया। मैडम, आपको कैसा लग रहा है? क्या यह व्यक्तिगत जीत है? उसने रुककर कहा, यह किसी की जीत या हार नहीं है, यह प्रक्रिया का पालन है। अगर नियम सब पर समान लागू हों तो किसी को झुकना नहीं पड़ेगा। उसके शब्दों में न क्रोध था, न विजय का प्रदर्शन। यही उसकी ताकत थी। उसने किसी को अपमानित नहीं किया, न बदले की भाषा इस्तेमाल की। उसने सिर्फ जवाबदेही की बात की। शाम होते होते आदेश आया, मंत्री रघुवीर मल्होत्रा से विस्तृत पूछताछ के बाद उन्हें औपचारिक रूप से हिरासत में लिया जाता है। यह वह क्षण था जिसकी किसी ने खुलकर कल्पना नहीं की थी। सत्ता की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अब कानूनी प्रक्रिया के सामने खड़ा था। जब मंत्री को बाहर लाया गया, कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थीं। रिपोर्टर चिल्ला रहे थे, क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं?
क्या यह गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है? मंत्री चुप थे। उनके चेहरे पर थकान और अविश्वास दोनों थे। सत्ता का घमंड, जो कल तक अटूट लगता था, आज कैमरों के सामने फीका पड़ चुका था। लखन ने यह दृश्य देखा। उसने धीरे से कहा, मैडम, यह इतिहास है। आर्या ने सिर हिलाया, यह जिम्मेदारी है। भीड़ में वही बूढ़ा किसान भी था। उसने दूर से हाथ जोड़कर आर्या को देखा। उसकी आंखों में इस बार डर नहीं, राहत थी। वह दृश्य किसी एक व्यक्ति की नहीं, उस हर नागरिक की आशा का प्रतीक था, जिसे लगता था कि उसकी आवाज कभी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन आर्या जानती थी कि यह अंत नहीं है। गिरफ्तारी शुरुआत है, निर्णय नहीं। न्याय लंबी प्रक्रिया है। उसने जिलाधिकारी से कहा, सुनिश्चित कीजिए कि गवाह सुरक्षित रहें। यह उसकी दूरदर्शिता थी, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ खड़े होने वाले अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। रात तक शहर में चर्चा फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो घूम रहे थे। कुछ लोग इसे साहस कह रहे थे, कुछ इसे राजनीतिक साजिश। पर एक बात स्पष्ट थी, पूरे पुलिस सिस्टम को झटका लगा था। यह संदेश जा चुका था कि वर्दी शक्ति है, पर उससे ऊपर नियम है। विक्रम को लॉकअप में बैठाया गया। उसने पहली बार अपनी स्थिति पर गंभीरता से सोचा। वह जानता था कि उसने वर्षों से जो जाल बुना था, वह अब खुल सकता है। कई नाम सामने आ सकते हैं। डर अब उसके भीतर था। मंत्री अपने वकीलों से घिरे थे। रणनीतियां बन रही थीं, पर सार्वजनिक छव्य पर लगा दाग मिटाना आसान नहीं था। कैप्टन आर्या रात को अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने दिन की घटनाएं याद कीं। वह संतुष्ट नहीं थी, बस स्थिर थी। उसे पता था, अगर उसने उस रात संयम नहीं रखा होता, अगर उसने आवेश में कोई कदम उठा लिया होता, तो आज की प्रक्रिया संभव नहीं होती। उसने अपनी कलाई को छुआ। निशान लगभग गायब हो चुके थे, पर वह जानती थी, यह घटना उसके भीतर हमेशा रहेगी। यह उसे याद दिलाएगी कि असली शक्ति संयम में है और असली न्याय धैर्य से आता है। शहर में उस रात एक अलग शांति थी, जैसे किसी ने पहली बार देखा हो कि कुर्सी भी जवाबदेह हो सकती है। और कहीं दूर सीमा पर तैनात जवानों को यह खबर मिली, हमारी अधिकारी ने कानून के भीतर रहकर लड़ाई जीती। यह संदेश सिर्फ एक घटना का नहीं था, यह भरोसे का था। और इस तरह वह क्षण आया जब कैमरों के सामने एक मंत्री नहीं, एक व्यवस्था की कमजोरी खड़ी थी, और उसके सामने खड़ी थी एक युवा अधिकारी, जिसने घुटनों पर बैठाने के लिए नहीं, बल्कि खड़े होकर नियम की बात करने के लिए आवाज उठाई थी। यही वह पल था जब पूरे सिस्टम ने पहली बार खुद को आईने में देखा। सुबह का आसमान साफ था, लेकिन शहर के भीतर अभी भी बीते दिनों की गूंज बाकी थी। गिरफ्तारी के बाद का शोर धीरे धीरे ठहर चुका था, पर उसके पीछे छूटे सवाल अब भी हवा में तैर रहे थे। क्या यह सिर्फ एक घटना थी, या एक संकेत कि व्यवस्था सच में बदल सकती है? कैप्टन आर्या सिंह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थीं। बाहर सड़क पर सामान्य जीवन लौटता दिखाई दे रहा था। दुकानें खुल रही थीं, बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग चाय की दुकानों पर बहस कर रहे थे। लेकिन उनके भीतर एक अलग तरह की शांति और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ थीं। इंस्पेक्टर विक्रम चौहान अब न्यायिक हिरासत में था। विभागीय जांच तेजी से आगे बढ़ रही थी। कई पुराने रिकॉर्ड खोले गए। अचानक वर्षों से दबे फाइलों में दर्ज शिकायतें सामने आने लगीं। कुछ व्यापारी, कुछ ट्रक ड्राइवर, कुछ किसान, सबके बयान जुड़ते गए। यह साफ होने लगा कि हाईवे की वह नियमित जांच दरअसल लंबे समय से चल रही अवैध वसूली का हिस्सा थी। विक्रम ने शुरू में खुद को बचाने की कोशिश की, पर जैसे जैसे दस्तावेज सामने आए, उसका आत्मविश्वास बिखरने लगा। उसने महसूस किया कि जिस सिस्टम पर उसे गर्व था, वही अब उससे दूरी बना रहा है। मंत्री रघुवीर मल्होत्रा के खिलाफ भी विशेष जांच दल गठित हुआ। पार्टी ने आधिकारिक रूप से कहा कि कानून अपना काम करेगा। यह वही वाक्य था जो अक्सर औपचारिक लगता है, लेकिन इस बार उसके पीछे वास्तविक दबाव था। जनता की नजरें लगी थीं। मीडिया लगातार पूछ रही थी, क्या नेटवर्क का खुलासा होगा? कुछ अधिकारी जो पहले चुप थे, अब बयान देने को तैयार थे। सत्ता की दीवारों में दरार पड़ चुकी थी। जिलाधिकारी ने एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की, पुलिस सुधार और पारदर्शिता विषय पर। हॉल में नागरिक, व्यापारी, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। कैप्टन आर्या को भी आमंत्रित किया गया। जब उनका नाम पुकारा गया, वह मंच पर आईं।
उन्होंने भाषण की तैयारी नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ सच बोलने का निर्णय लिया था। यह किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, उन्होंने कहा। यह उस विश्वास की बात है जो नागरिक वर्दी में देखते हैं। अगर वह विश्वास टूटता है तो देश की असली ताकत कमजोर होती है। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, पर न आक्रोश था, न गर्व का प्रदर्शन। हम सबकी जिम्मेदारी है कि नियमों का पालन हो, चाहे हम सैनिक हों, पुलिस हों या नागरिक। हॉल में बैठे वही बूढ़े किसान ने हाथ उठाया। उसे माइक दिया गया। उसने कांपती आवाज में कहा, बिटिया, उस दिन अगर तुम चुप रहती तो हम सब चुप रहते। उसकी आंखें भर आईं। आज पहली बार लगा कि कानून सच में सबके लिए है। उस वाक्य ने पूरे हॉल को मौन कर दिया। सूबेदार लखन पीछे की पंक्ति में बैठा था। उसने महसूस किया कि उस दिन बंगले में गुस्से को रोकना कितना कठिन था। अगर वह आवेश में आ जाता तो कहानी अलग दिशा ले सकती थी। उसने सीखा कि अनुशासन सिर्फ सीमा पर नहीं, हर परिस्थिति में जरूरी है। उसने अपने साथियों से कहा, हमने गोली नहीं चलाई, लेकिन एक गलत परंपरा को रोका। विक्रम की पेशी के दिन अदालत के बाहर भीड़ थी। उसने सिर झुकाकर प्रवेश किया। उसके चेहरे पर वही व्यक्ति नहीं था जो सड़क पर लाठी घुमा रहा था। अब उसमें थकान और पछतावा दोनों थे। अदालत ने कहा कि जांच पूरी होने तक वह हिरासत में रहेगा। यह फैसला अंतिम नहीं था, पर स्पष्ट संकेत था, वर्दी सुरक्षा कवच नहीं है। मंत्री मल्होत्रा को भी अदालत में उपस्थित होना पड़ा। उनके वकील कानूनी दलीलें दे रहे थे, लेकिन सार्वजनिक छव्य को लगी चोट स्पष्ट थी। वर्षों की राजनीतिक पकड़ पहली बार कमजोर दिखी। कुछ सहयोगी दूरी बनाने लगे। राजनीति में नैतिकता का सवाल अक्सर धुंधला रहता है, पर इस बार जनता का दबाव सीधा था। कुछ हफ्तों बाद राज्य सरकार ने घोषणा की, हाईवे चेकिंग के लिए नए दिशा निर्देश लागू होंगे, सभी चालान डिजिटल प्रणाली से होंगे और महिला संदिग्धों की जांच के लिए अनिवार्य महिला स्टाफ मौजूद रहेगा। यह सुधार तुरंत पूर्ण नहीं थे, पर शुरुआत थे। व्यवस्था ने खुद को बचाने के लिए ही सही, पर बदलना शुरू किया। कैप्टन आर्या को सीमा पर वापस बुला लिया गया। उनकी ड्यूटी वहीं थी जहां दुश्मन स्पष्ट दिखता है। विदाई के दिन जिलाधिकारी ने उनसे कहा, आपने संयम से बड़ा उदाहरण दिया। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। मीडिया ने फिर सवाल पूछे, पर उन्होंने संक्षेप में कहा, व्यक्ति नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा रखिए। सीमा पर लौटते समय जीप की खिड़की से बाहर देखते हुए उन्हें वही हाईवे याद आया। वही धूप, वही धूल। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उस सड़क पर कैमरे भी थे, निगरानी भी, और लोगों की हिम्मत भी। बूढ़े किसान ने खेत से हाथ हिलाकर उन्हें विदा किया। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, सम्मान था। रात को पोस्ट पर खड़ी होकर उन्होंने दूर अंधेरे में देखा। यहां गोलियों का खतरा था, पर स्पष्ट था। शहर की राजनीति की तरह छिपा हुआ नहीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, देश की रक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं होती, वह हर उस जगह होती है जहां अन्याय को चुनौती दी जाती है। कुछ महीनों बाद अदालत का अंतरिम फैसला आया। विक्रम के खिलाफ आरोप सिद्ध होने की दिशा में मजबूत सबूत मिले। मंत्री पर भी औपचारिक आरोप पत्र दाखिल हुआ। मामला लंबा चलेगा, पर प्रक्रिया चल रही थी। यही सबसे बड़ा परिवर्तन था। चुप्पी टूटी थी। लखन ने अपने साथियों से कहा, उस दिन अगर मैडम गुस्से में आदेश देती तो शायद हमें संतोष मिलता, पर न्याय नहीं। यह वाक्य जवानों के बीच चर्चा का विषय बना। उन्होंने सीखा कि संयम भी साहस होता है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर शहर, हर राज्य में ऐसे चौराहे होते हैं जहां कोई न कोई विक्रम, कोई न कोई मल्होत्रा मौजूद होता है, और शायद कहीं कोई आर्या भी, जो निर्णय ले रही होती है कि चुप रहे या खड़ी हो। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, जब आपके सामने अन्याय हो तो आप क्या करेंगे? चुप रहेंगे क्योंकि सिस्टम ऐसा ही है, या नियम की बात करेंगे, भले अकेले क्यों ना हो? अगर आपको लगता है कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए, तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए। इसे साझा कीजिए ताकि हर नागरिक जाने, सत्ता से बड़ा नियम है। कमेंट में लिखिए, क्या आपको लगता है कि व्यवस्था सच में बदल सकती है? और अगर आप किसी ऐसे अनुभव से गुजरे हैं जहां आपने अन्याय देखा हो, तो अपनी आवाज उठाइए। देश सिर्फ सीमाओं से नहीं बनता, बल्कि उन लोगों से बनता है जो गलत के सामने खड़े होते हैं। अगर आपको यह कथा प्रेरित करती है,
तो इसे लाइक करें, साझा करें और ऐसी कहानियों के लिए जुड़े रहें, क्योंकि बदलाव एक घटना से नहीं, जागरूकता से आता है। कैप्टन आर्या उस रात पोस्ट पर खड़ी थीं। हवा में सन्नाटा था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीमे से कहा, जय हिंद। यह सिर्फ सलाम नहीं था, यह उस विश्वास की पुनः पुष्टि थी कि जब कोई खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम भी हिल सकता है।